नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्ज़ाम जो कि 7 जुलाई के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम आकलन, मूल्यांकन और समस्या समाधान के एक टॉपिक को हमने इंक्लूड किया है, जिससे 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। और साथ में हमने CCE यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को शामिल किया है। इसमें हमने सीटेट में आए हुए 2011 से 2024 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपके आसानी से सही हो जाएंगे। इसमें एक बात और है कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव जो टैग वर्ड्स इसमें इंक्लूड हैं, उनको भी हमने पहले ही दे दिया है, जिससे आपको ये वीडियो और प्रश्न करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो इन टैग वर्ड्स को आप नोट कर लीजिए और इनको नोट करने के बाद, एक बार पढ़ने के बाद, आप जो है इन क्वेश्चंस को आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से भी लगा सकते हैं, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज़्यादा अप हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहले पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करते हैं, यानी कि जैसे ही मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, जैसे ही ये वर्ड्स दिखें आपको तुरंत सीधे सीधे यही आंसर लगाना है। ठीक है, इससे एक तो आपकी टाइमिंग की बहुत बचत होगी सीटेट एग्जाम में, और 101% ये आंसर भी बिल्कुल सही होंगे। सबसे पहला कि रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये पॉजिटिव जैसे ही ये देखेगा आप तुरंत लगाएंगे। अब सारी चिंतन लगाएंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगानी है, ध्यान रखना है। अब सारी चिंतन लगाना है, अभी सारी चिंतन नहीं लगाना है कभी भी। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगानी है, कन्वर्जेंट नहीं। और खुले अंत वाले प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न नहीं, खुले यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होंगे अगर आप ये लगाते हैं। और अनुरूपक चिंतन, एनालॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं नेगेटिव टैग वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, जो कभी भी सही नहीं होगा प्रश्न में। ठीक है, और इससे आप एलिमिनेट भी बहुत आसानी से आंसर्स को कर पाएंगे, जैसे नामीकरण, लेबलिंग या समूहीकरण या पृथक्करण करना। तो ये बिल्कुल गलत होगा। कहीं भी अगर ये वर्ड्स दिखेंगे तो समझ लो वो आंसर तो कभी सही होगा ही नहीं। योगात्मक मूल्यांकन कभी भी दिखेगा गलत, क्योंकि क्या होना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। अभिसारी चिंतन कभी भी सही नहीं होगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होगा, अब सारी चिंतन में पहले ही बता दिया है। रटना, याद करना या कंठस्थीकरण यानी कि रूट मेमोराइजेशन बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ये कभी भी जैसे ही शब्द दिखेंगे आपको तुरंत काट देना है कि ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तुलना करना या प्रतिस्पर्धा, देखिए यहाँ पर एक स्वच्छ स्पर्धा तो ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन सिर्फ तुलना करना, प्रतियोगिता करना या स्पर्धा, कंपटीशन करना, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सही से ध्यान दीजिए। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। अंक देना, ग्रेड देना या कक्षा में प्रमोट करना बिल्कुल गलत होगा। किसी भी तरीके से ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। मासिक शस्त्रांत परीक्षा यानी परीक्षा का तो नाम ही, चाहे लिखित परीक्षा हो, चाहे मासिक परीक्षा हो, चाहे शस्त्र परीक्षा हो, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, कुछ हद तक मौखिक परीक्षा को कहीं कहीं जगह सही माना गया है। ठीक है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, मैंने बात बता दी है आपको। कोई भय या तनाव, ये भी वर्ड बिल्कुल गलत होंगे। जैसे ये देखें आपको तुरंत काट देना है। ठीक है, वो ऑप्शन सही नहीं होगा। 2 और नेगेटिव वर्ड हैं, सॉरी 3। एक है मानकीकृत परीक्षण, इससे संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं, यानी कि ऑप्शंस में ये जरूर दिखेगा आपको। स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट है एक तरीके से, ये बिल्कुल गलत होगा। अनुक्रिया समुच्चय, रेस्पॉन्स सेट बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत। योग्यता क्रम का निर्धारण, ये भी गलत होगा। ये वर्ड्स जैसे ही दिखेंगे आपको तुरंत वो वाला ऑप्शन कट कर देना है। ठीक है, इससे आप एलिमिनेट कर पाएंगे और सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए आप प्रश्नों की तरफ देखते हैं कि प्रश्न ध्यान रखिए, मैंने अपने मन से नहीं बनाया। सारे के सारे प्रश्न सीटेट 2011 से जनवरी जो सीटेट हुआ था वहां तक आए हुए प्रश्नों को लगभग मैंने शामिल किया है। तो चलिए पहला प्रश्न है कि अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए। अब देखिए, परीक्षा केंद्रित, मानदंड संदर्भित, रचनात्मक, मानकीकृत। अभी मैंने बताया था मानकीकृत नहीं होगा, मानदंड नहीं होगा, नॉर्म रेफरेंस। परीक्षा केंद्रित कभी नहीं होता, ये तो आपको पता होगा। बाल केंद्रित शिक्षा है, अध्यापक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, तो वैसे ही गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा, वैसे भी आपको मैंने बता दिया, फॉर्मेटिव जैसे ही दिखे सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है।
विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, मैंने बता दिया ये तो हो ही नहीं सकता भय पैदा करना। अब आप पीछे वाले जो टैग वर्ड्स बताएं वहां से रिलेट करिए आंसर्स को, ठीक है, और उन टैग वर्ड्स का प्रयोग आप अपने जो प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं डेली उसमें भी आप प्रयोग करिएगा, ठीक है, कि अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना बिल्कुल सही आंसर होगा। विद्यार्थियों के निष्पादन के उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना, मैंने पहले ही बता दिया ये गलत है। विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वर्गीकृत करना या पृथक्करण करना, तो ये भी गलत होगा। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। दूसरे का कौन सा आंसर सही होगा? दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रकृति यानी कि लर्निंग प्रोग्रेस को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है, उसे किसका इस्तेमाल करना चाहिए? बताइए क्या होगा सही आंसर? रचनात्मक मूल्यांकन बिल्कुल सही आंसर होगा। कुछ पहले ही मैं बता चुका हूं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। योगात्मक मूल्यांकन के अनिरंतर रूप या मानक संदर्भित तो होगा ही नहीं, ठीक है, मानकीकरण। तो सही आंसर रचनात्मक मूल्यांकन। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर एंड तक ये वीडियो देख लिया तो 3 से 4 प्रश्न बल्कि 5 प्रश्न तक आपको बिल्कुल तुरंत सही हो जाएंगे 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान पद्धति का पहला चरण है? देखिए समस्या समाधान पद्धति के 5 चरण हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। पहला चरण है समस्या की पहचान करना, फिर समस्या का विश्लेषण करना, एनालाइज करना, मतलब तीसरा है समस्या के मूल कारणों की तलाश करना, फिर चौथा है समाधान को लागू करना और 5वां है परिणामों का आकलन करना। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको निःशुल्क मिल जाएंगी, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? पहला चरण पूछा है तो पहला चरण भैया सबसे पहले क्या करना होगा? समस्या की पहचान करना होगा। तो सही आंसर होगा दूसरा, समस्या की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विद्यार्थियों में समस्या समाधान यानी कि समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है? प्रकार्यात्मक स्थिरता, अभिसारी चिंतन, अपसारी आत्मकेंद्रीयता। तो सही आंसर होगा, देखिए मैंने पहले ही बता दिया, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट, ठीक है। अगर ज़्यादा पढ़ना है देखिए नीचे मैंने कटिंग लगा दी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल सही होगा। जो लोग फिजिक्स पढ़ चुके हैं या जिन्होंने बीएससी फिजिक्स से किया होगा वो आसानी से समझ गए हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एक बच्चे को डिफरेंट आइडियाज़ को सोचने का या डिफरेंट डायरेक्शंस में सोचने की जो स्वतंत्रता होती है उसे ही अपसारी चिंतन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा सही आंसर? अपसारी चिंतन। नीचे कटिंग लगा दी है मैंने, इसे भी आप पढ़ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन निम्न में से किसके लिए प्रभावी होता है? विद्यार्थियों का असफलता, देखिए असफलता आ गया, भय आ गया, तो ये तो कभी ऑप्शन ही सही नहीं हो सकता, ठीक है। विद्यार्थियों की प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, देखो तुलना शब्द आ गया, बिल्कुल ऐसे ही काटते जाना है आपको, ऐसे ही एलिमिनेट करना है ऑप्शन, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। विद्यार्थियों की अधिगम प्रकृति को समझने में ताकि उन्हें सहायता प्रदान की जा सके, बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण, विशेष विद्यालय के नाम निर्देश बिल्कुल गलत होगा, मैंने अभी बताया था। तो सही आंसर होगा तीसरा। मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपको आंसर सब बहुत ईजी लगने लगे होंगे अगर आपने सही से टैग वर्ड्स देख लिए मेरे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें किसके इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए अनुक्रिया समुच्चय कभी भी नहीं होगा, मैंने बता दिया। प्रयत्न त्रुटि, ये भी हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होना चाहिए? सही आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया था, वो क्या होगा? अनुरूपक चिंतन। जहां भी दिखेगा आपको एनालॉजिकल थिंकिंग वहीं आंसर सही होगा। रूट मेमोराइजेशन पहले ही मैंने बता दिया, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये कभी सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए? अभी देख रहे हैं किससे बचना चाहिए, तो समस्या को ठीक समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, इससे बचना चाहिए, बिल्कुल गलत है भाई। अगर समस्या को ठीक तरीके से समझेंगे ही नहीं, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब ये दिखा रहा है बचना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है बचना चाहिए, तो विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि जैसे कि कार्य को जल्दी, यहाँ पर एक वर्ड प्रयोग हो गया जो इधर लिखा है जल्दी करें, तो जल्दीबाजी करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। समस्या समाधान में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, यानी इस बात से बचना चाहिए, तभी आंसर जो होगा या सॉल्यूशन है किसी समस्या का वो ज़्यादा सटीक होगा, रिजल्ट ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। तो सही आंसर होगा इसका चौथा, ठीक है। बाकी तीनों आंसर गलत होंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों का नामीकरण पहले ही मैंने बता दिया गलत होगा। समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, देखो फिर मैंने वही आ रहा है आंसर, गलत होगा। विद्यार्थियों की अधिगम प्रकृति को समझना बिल्कुल सही है। और अवरोधन वाला शब्द ये भी गलत होगा कि कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन या उनको रोक देना, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है। यानी कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है इवैल्यूएशन का, ठीक है, उसमें क्या करना है असेसमेंट का, कि विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की जो प्रकृति है, नेचर है, उसमें किस प्रकार का बदलाव आता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वो सही आंसर है कि अधिगम का जो मूल्यांकन होता है वो अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन में बदल जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। व्यापक मूल्यांकन अध्यापक मूल्यांकन में बदल जाता है, बिल्कुल गलत है। सतत मूल्यांकन असतत मूल्यांकन में बदल जाता है, बिल्कुल गलत है। मूल्यांकन प्रक्रिया में जब बच्चों को शामिल किया जाता है तो मूल्यांकन प्रक्रिया और सरल हो जाती है, ठीक है। तो ये जो योगात्मक मूल्यांकन, अध्यापक मूल्यांकन या असतत मूल्यांकन, ये तो और कठिन कर रहे थे प्रक्रिया को। तो ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। सही आंसर क्या होगा, जो अधिगम का मूल्यांकन है वो अधिगम के लिए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न कुछ एक ही जैसे हैं लेकिन ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थी नामीकरण करना, फिर गलत हो जाएगा। माता पिता को उनके बच्चे की शिकायत करना कि वह करने में सक्षम है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन क्या है कि शिकायत करना शब्द आ गया, इसलिए ये भी गलत होगा कि हमें माता पिता से उनकी शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि हम क्या प्रयोग करना है, सीसीई। सीसीई में क्या है, और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन असेसमेंट, सॉरी, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। यहाँ पर सीसीई यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन, और रचनात्मक मूल्यांकन में ये बात है कि जहाँ पर भी बच्चे को दिक्कत आती है वहाँ उसकी हेल्प करना, ना कि बच्चे की शिकायत करना, ठीक है। तुलना करना और पदानुक्रम स्थापित करना, ये तो पहले ही बता चुका हूँ, गलत होगा। तो विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसमें बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सही आंसर होगा संदर्भित, यानी कि जिसके लिए मूल्यांकन हो रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, ठीक है। मानकीकृत तो मैंने ही बता दिया, गलत होगा। फिर मानदंड और संदर्भित यानी कि नॉर्म्स रेफरिंग, ठीक है, ये भी गलत होगा। और अध्यापक अभिमुखी तो बिल्कुल ही गलत होगा। अध्यापक अभिमुखी आए या परीक्षा अभिमुखी आए या पुस्तक अभिमुखी आए, वो वहाँ पे गलत ऑप्शन होगा। सही होगा आपका संदर्भित। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा केंद्रित होगा, बिल्कुल गलत है। मानदंड संदर्भित होगा, बिल्कुल गलत है। क्या होगा, रचनात्मक होगा, मानकीकृत, बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, बिल्कुल गलत है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद है कि विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों असफल के रूप में और वर्गीकृत करना, देखिए कीवर्ड्स पकड़िए, कितना आसान है। फिर भी 85% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं प्राइमरी में, ठीक है। और अपर प्राइमरी में तो 92-93% फेल हैं पिछली बार सीटेट में। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद जो ये 16 नंबर क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ठीक है, 16 नंबर कि अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। कि मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दोनों बातें आ गई, सतत भी होना चाहिए, व्यापक भी होना चाहिए, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। क्या नहीं होना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया था, मानकीकृत परीक्षणों द्वारा नहीं होना चाहिए, तो सही आंसर हो गया तीसरा, क्योंकि नहीं वाला ही तो पूछा है इसमें। विद्यार्थियों द्वारा सिर्फ मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें वही पकड़ना है सीधे सीधे जो नहीं होगा, इसमें नहीं वाला है तो क्या नहीं होना चाहिए, मानकीकृत परीक्षण, जो हमने पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए। अधिगम के लिए मूल्यांकन यानी सीखने के लिए मूल्यांकन में क्या करना चाहिए। मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, बिल्कुल सही है, यही तो है। CCE को हमेशा ध्यान रखिए, कॉन्टिन्यूस
एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत मतलब निरंतर प्रक्रिया, तो सही आंसर हो जाएगा। मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन करें, बिल्कुल गलत। सत्र अंत में मूल्यांकन करें, सत्र के शुरू में मूल्यांकन करें, सारे गलत। सतत रूप से करें, जो पढ़ा रहे हैं उसका लगातार ऑब्जर्वेशन करते रहें कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है और वहीं उसकी हेल्प करें तुरंत। एग्जामिनेशन बिल्कुल गलत बात है, एग्जामिनेशन कहीं से भी अब पॉइंट सही ही नहीं है। 18 क्वेश्चन नंबर देखिए कि रचनात्मक मूल्यांकन वही फॉर्मेटिव असेसमेंट सत्र के अंत में किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, ना प्रारंभ में ना, ठीक है, एंड में, तो ये गलत। केवल मानकीकृत परीक्षण, ये भी गलत होगा, पहले ही मैं बता चाहूँ। समूची शिक्षण प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के दौरान, यानी कि जो बच्चा सीख रहा है उसी के दौरान टीचर उस पर निगाह रख रहा है, उस पर देख रहा है, बार बार उससे बुला बुला के पूछ रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं वहीं तुरंत सुधार कर रहा है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, इमला बोलते हैं और इमला में जहाँ जहाँ कमियाँ होती हैं वहाँ उसे तुरंत सुधार करते हैं, उसे बार बार जो कठिन शब्द होते हैं जो वो गलत करता है उसे बार बार लिखने के लिए, उसे दोहराने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तुरंत सुधार, जैसे उसे पहाड़े सुनना है और जहाँ गलती आ रही है तुरंत उसमें सुधार कर रहे हैं। तो ये एग्जामिनेशन नहीं है, बल्कि क्या है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही सुधार है, इसे ही रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा, विशिष्ट शिक्षक की तो कोई बात ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, ठीक है, और बिल्कुल गलत है। अंकों की आ गया तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, ग्रेड, अंक, ठीक है। विद्यार्थियों की सीखने की प्रकृति के प्रति समझ बनाना, बिल्कुल सही ऑप्शन है। संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, बिल्कुल गलत है, और विद्यार्थियों को ग्रेड देना भी बिल्कुल गलत है, तो सही आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है, कब होता है? यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो सकता है कभी, बताओ, पहले ही मैंने बता दिया गलत। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, बिल्कुल सही। केवल वर्ष के अंत में हो, गलत। और विद्यार्थियों की तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, गलत होगा। सही आंसर क्या होगा? 20 का 2। आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप अपने आप अब क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, ठीक है। इनको अपने आप भी अप्लाई कीजिए, जो भी सॉल्व पेपर या जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक है। आकलन क्या है? इवैल्यूएशन। बच्चों के नामीकरण और वर्गीकरण, मैंने पहले ही बता दिया, बिल्कुल गलत, ठीक है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना, बिल्कुल गलत। बच्चों को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव, बिल्कुल गलत। सीखने में सुधार का एक तरीका है। कितना सरल क्वेश्चन है, फिर भी मैं बार बार कहता हूँ 85% बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं। 22 देखिए, रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है, ठीक है। उद्धृत करने का मतलब होता है एक तरीके से बताना या रेफर करना, ठीक है, उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किसी समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, निगमन परीक्षण, अनुरूपक सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, स्मृति सहायक विधियां, बताइए क्या ऑप्शन होगा? कुछ नहीं पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रश्न का आंसर क्या होगा, जो मैं पहले ही टैग वर्ड बता चुका हूं। सही आंसर होगा अनुरूपक सोच, एनालॉजिकल थिंकिंग। निगमन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या होना चाहिए? एनालॉजिकल या रीजनिंग पावर, ठीक है, इससे संबंधित होना चाहिए। प्रक्रियात्मक, फंक्शनल फिक्स्डनेस, यहाँ पे फिक्स्डनेस आ गया, ठीक है, किसी मतलब एक ही आंसर के प्रति बहुत ज़्यादा फिक्स्ड या रिजिड नहीं होना है। स्मृति सहायक विधियाँ, मैनोमोनिक्स, ये भी गलत होगा, ठीक है। सही आंसर होगा रीजनिंग पावर या एनालॉजिकल थिंकिंग। कभी कभी अगर हिंदी समझ में ना आए तो इंग्लिश की भी हेल्प ले लीजिए, ठीक है, जिससे आपको करने में सॉल्यूशन बहुत आसानी हो सकती है। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में, देखिए वर्ड को ध्यान रखिए, बाधक पूछ रहा है, आंसर सही वाला नहीं पूछ रहा है। और बाधक तो मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या होगा, अनुक्रिया समुच्चय, रेस्पॉन्स सेट। अब ये बताओ कि अनुक्रिया समुच्चय है क्या? यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना, वो क्या कहलाता है? अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। यानी कोई एक सॉल्यूशन है और उसको बस एक ही तरीके से, यानी कि वन वे, एक ही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उसे कहते हैं अनुक्रिया समुच्चय। जबकि ये तो होना ही नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? बच्चे को डाइवर्जेंट रूप से, यानी कि अपसारी चिंतन, उसे खूब सोचने की, समझने की और उसे कार्य करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, ठीक है। अनुरूपकों का इस्तेमाल, साधन, लक्ष्य विश्लेषण और मौखिकीकरण, बिल्कुल गलत है।
24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा नहीं है? इसे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, बिल्कुल सही है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, बिल्कुल सही है। ये विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धियों पर आधारित है, बिल्कुल सही है। बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है, ये गलत वाला ऑप्शन है, चूंकि नहीं वाला ही पूछ रहा है तो आपको चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के इस्तेमाल में आप सर्वाधिक किसे देंगे, किसे महत्वपूर्ण मानेंगे आकलन में? वो होता है, आपको इस पे यहाँ पे ध्यान रखना है, वो होता है पोर्टफोलियो। ठीक है, जो बच्चे का पोर्टफोलियो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पोर्टफोलियो जिसमें सारी उसकी बैकग्राउंड, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और उसकी पूरा एक तरीके से एनालिसिस होता है, और ये आकलन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई एक रैंडम जांच सूची, कोई एक प्रश्नावली, कोई एक लिखित परीक्षा कभी भी बच्चे का सही तरीके से एनालाइज नहीं कर सकता है, जबकि उसकी हम सारी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी परिस्थितियों को ध्यान में नहीं देंगे। 26 देखिए, मूल्यांकन क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसी शिक्षण अधिगम यानी सीखने का ही एक भाग होना चाहिए, सीखने के अलग से भाग नहीं होना चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन को सीखने से अब अलग नहीं रखा गया है, बल्कि मूल्यांकन को सीखने का ही एक भाग होना चाहिए। केवल नंबरों को गलत हो जाएगा और वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर गलत हो जाएगा, एक अलग गतिविधि के रूप में बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के क्या मायने हैं, मतलब क्या मतलब है, क्या मीनिंग्स हैं इसके? ठीक है, तो आपको बताना है विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना बिल्कुल गलत है, मैंने पहले ही बता दिया था। तुलना करना बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन से सभी पहलुओं को शामिल करना बिल्कुल सही आंसर है, सभी पहलुओं को शामिल करना। केवल शैक्षिक आ गया तो बस गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या बात की जाती है, वो बात की जाती है सर्वांगीण विकास की, ना केवल शैक्षिक की। ठीक है, साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन, ये तो सत्रांत परीक्षा हो गया, ये तो वैसे भी गलत हो गया, तो सही आंसर होगा आपका दूसरा। 28 क्वेश्चन देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, बिल्कुल गलत। संकलनात्मक आकलन, बिल्कुल गलत, ना तो संरचनात्मक ना संकलनात्मक। ठीक है, क्या शामिल है? विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। चूंकि ये ऑप्शन अवेलेबल था, इसलिए हम इन दोनों ऑप्शंस पे नहीं गए, क्योंकि सही आंसर क्या होता? दोनों ही, संरचनात्मक और संकलनात्मक। इतना थोड़ा सा हम दिमाग जरूर दौड़ाएंगे, सारे ऑप्शंस जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, पेपर देते समय। 29 क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, पूछ रहा है। खुले अंत वाले प्रश्न है रचनात्मक कार्य, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, परियोजना, प्रोजेक्ट्स कार्य देना बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवलोकन करना, ठीक है, बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों को योग्यता क्रम निर्धारित करना, मैंने पहले बताया, ये रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? तो बोर्ड परीक्षा की आवश्यकताओं पर। ठीक है, बोर्ड परीक्षा की आवश्यकताओं पर बिल्कुल गलत है, परीक्षा का नाम ही गलत है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर, वही आ गया निरंतर परीक्षण, गलत है। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और क्योंकि आ गया इम्प्रूवमेंट यानी सुधारा जाए, इसलिए ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होगा। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य कुछ हद तक तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की बात आ गई, इसलिए तीसरा ऑप्शन ज़्यादा सही होगा। 30 क्वेश्चन हो गए हैं, थोड़ा और धैर्य बनाए रखिए। 5 प्रश्न हमने और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिए हैं, क्योंकि उन्हें छोड़ना सही नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने उन्हें इंक्लूड कर लिया है। 31 क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में सतत शब्द के अलावा निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित किया गया? ठीक है, सतत और व्यापक जो मूल्यांकन की योजना में जो सतत शब्द किसके द्वारा जो है समर्थित किया गया? तो आंसर ध्यान रखिए, सीधे सीधे जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से इंस्पायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा, बिल्कुल गलत। क्या होना चाहिए? सीसी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। गृह परीक्षा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा, बिल्कुल गलत है। 33 देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? सभी विषयों का मूल्यांकन, गलत। ठीक है, ध्यान रखना है व्यापक मूल्यांकन का क्या मतलब। सह शैक्षिक का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का दोनों का मूल्यांकन। ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, गलत।
34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है रचनात्मक आकलन के लिए, तो क्या नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, शस्त्र परीक्षा। कहीं कहीं मौखिक परीक्षा को तो मान लिया गया है, ठीक है, लेकिन शस्त्र परीक्षा या शस्त्रांश परीक्षा बिल्कुल गलत है। ठीक है, दत्तकारी का मतलब होता है होमवर्क, तो होमवर्क और प्रश्नोत्तरी और खेल ये बिल्कुल सही है। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है, तो इसका सही आंसर है कलन विधि, एल्गोरिथम। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अलग से प्रश्न है। एल्गोरिथम में क्या होता है, इसे सीरीज ऑफ स्टेप्स कहते हैं। ठीक है, इसे सीरीज ऑफ स्टेप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं होता है, बस किसी भी कार्य को या किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको किसी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्रिकेट मैच में पूरा 6 ओवर या पूरे गेम को ना देख के एक एक बॉल पे ध्यान रखा जाता है, सेम प्रोसेस है कलन विधि यानी सीरीज ऑफ स्टेप्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई समस्या हो तो हमें कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।